तो नमस्कार। मैं अब आपके सामने आज अपने लेक्चर का चौथी सीरीज़ बता रहा हूँ। उसमें अभी तक मैं आपको जो प्रोसीडिंग वगैरह के बारे में बताया हूँ, उसमें ये क्वेश्चन था कि साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय क्या है और जुडिशल प्रोसीडिंग क्या है। जुडिशल प्रोसीडिंग आप इसको न्यायिक कार्रवाई भी कह सकते हैं। मैं निवेदन करूँगा कि जुडिशल प्रोसीडिंग की कोई भी परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में नहीं थी। एक चीज़ तो ये क्लियर समझ लिया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या जुडिशल प्रोसीडिंग की कोई परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है, तो उसका उत्तर है नहीं। अब जो न्यायालय शब्द है, न्यायालय शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्वचन खंड के धारा 3 आपको बताएगी कि कोर्ट की क्या परिभाषा है। कोर्ट की परिभाषा जो है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप समझें कि जुडिशल प्रोसीडिंग क्या है और आप कैसे इस बात को निर्धारित करेंगे कि जुडिशल प्रोसीडिंग है कि नहीं। क्योंकि एक बात मैं और आप बता दूँ, जो न्यायालय शब्द आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इसको आगे मैं विस्तार से आपको लेकर चलूँगा। जो न्यायालय शब्द आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो जो प्रोसीजर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है वह उसी न्यायालय की सीमा तक आबद्ध रहेगी जो परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया गया है। कहने का आशय मैं आपको सिंपल साधारण शब्दों में बता रहा हूँ कि यह प्रक्रिया विधि जो है 1872 की साक्ष्य अधिनियम, ये केवल उन्हीं न्यायालयों तक सीमित रहेगी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के न्यायालय शब्द की परिभाषा की परिधि में आते हैं। एक मैं निवेदन आपसे और करूँ कि जब भी आप एक्ट पढ़ें, चूँकि जो विधि के छात्र हैं मैं उनके लिए विशेषिकली कहूँगा, मैं किसी अन्य के लिए नहीं कहना चाहूँगा। तमाम न्यायमूर्तिगण हैं, विद्वान हैं, तमाम अधिवक्तागण मेरे विद्वान साथी हैं, लेकिन जो बेसिक छात्र विधि के हैं या जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि वो एक्ट तो पढ़ें, लेकिन एक्ट के पढ़ने के पश्चात वो तुरंत जो है कमेंट्री भी पढ़ें। क्योंकि एक्ट जो है वो ऐसा है कि जिसकी एक आप व्याख्या तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको कमेंट्री को नहीं पढ़ें। जब आप कमेंट्री पढ़ लेते हैं तो उससे आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्योंकि एक्ट जो है वो एक्ट बहुत स्वयं में उतना शायद आपको दिलचस्पी इसमें ना क्रिएट हो, लेकिन जब आप कमेंट्री पढ़ लेंगे, कमेंट्री पढ़ने के बाद आपको इसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तब आप अगर इसके एक्ट की परिभाषा और एक्ट की धाराओं को पढ़ेंगे तो आप शायद ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चूँकि मैंने प्राय देखा कि जो छात्र पर चर्चा करते हैं या अक्सर जो नए लोग हैं इस पेशे में आते हैं, वो चर्चा करते हैं, इस बात को कहते हैं कि सर इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, धारा समझ में नहीं आ रही, पढ़ने से कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, उसकी क्या है। एक्ट आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, एक्ट की व्याख्या समझिए, जरूर समझिए, एक्ट को पढ़ने का तरीका समझिए, लेकिन उसके पढ़ने के पहले एक बार आप धारा पढ़ लें, उसके बाद आप कमेंट्री पढ़ें। जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। उस कमेंट्री को पढ़ने के बाद जब आप एक्ट को पढ़ेंगे तब आपको एक्ट की पोजीशन और धाराओं और जो परिभाषा उसमें दी हुई है वह ज़्यादा आपको स्पष्ट होगी। क्योंकि एक्ट में जो परिभाषा है वह बहुत क्लिष्ट भाषाओं में प्रयोग की गई है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि एक बार आप कमेंट्री जरूर पढ़ें। अब आप देखेंगे कि तो जो मैं आपको बता रहा था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कहीं डिफाइंड नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कब आप कहेंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जुडिशियल प्रोसीडिंग ये प्रोसीडिंग है जिसमें न्यायालय किसी एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति के साथ या एक व्यक्ति का अन्य किसी समुदाय के साथ या संगठन के साथ उनके विधिक दायित्व और अधिकारों में जो संबंध है, विधिक संबंध, उसको तय करती है, तो ये कहा जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है। तो आवश्यक क्या हुआ, फिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है। अब आप इसको तोड़ दीजिए कई खंडों में। क्या खंड में आया, एक पक्षकार, दो पक्षकार होनी चाहिए, पहली चीज ये होनी चाहिए। एक व्यक्ति हो सकता है, दूसरा पक्षकार कोई संगठन हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट आप सामने आएगी खंड टूटने के बाद कि दो पार्टीज होंगी। उसके बाद एक अन्य चीज क्या आती है कि उनके किसी विधिक अधिकारों का या दायित्वों का विनिश्चय होगा। अधिकार कैसे होंगे, विधिक अधिकार होंगे, विधिक संबंध के अधिकार होंगे जिनको न्यायालय निश्चित करेगी। दो चीज आ गई। तीसरी चीज क्या आ गई, क्या होना चाहिए इसमें कि जो निर्णय दिया गया हो, जो वह विनिश्चय किया गया हो, वह न्यायिक रीत से किया गया हो, तब ये कहेंगे हम कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आता है। और वहां पर कैसे न्यायालय हो, वह न्यायालय की परिभाषा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई है उसके परिधि में आता हो। तो क्या करना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग हो और दूसरा इस एक्ट के अंतर्गत न्यायालय शब्द की परिभाषा में परिभाषित हो, तब हम उस पर ये प्रोसीडिंग एक्ट अप्लीकेबल होगी और उस न्यायालय में इस एक्ट को ले जाया जा सकेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी होगी। दूसरी चीज एक बात और इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय किसे माना जाएगा। तो न्यायालय गठन करने के लिए किसी
एक्ट या किसी प्रावधान के अनुसार यह चीज़ आएगी कि हाँ यह न्यायालय गठन किया जा रहा है, न्यायालय शब्द के अंतर्गत गठन होना, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई कोई जो अधिकरण है उसकी प्रोसीडिंग भी आपको लगती है कि जैसे न्यायिक प्रोसीडिंग चल रही है ये, ऐसे में कैसे डिसाइड होगा, तो उनके प्रभाव, उनकी प्रक्रिया, उनको देख के ही आप समझ पाएंगे कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है कि नहीं है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं इसके। अब इसमें आप आगे देखेंगे तो धारा 1872 साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 जो थी इसको निरसित कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब धारा 3 में हम आ जाते हैं। आपको धारा 3 जब आप आएंगे, धारा 3 क्या है? धारा 3 में निर्वचन खंड है। निर्वचन खंड में आपको तमाम जो है इंटरप्रिटेशन क्लास आपको मिलेगा, जिसको हिंदी में आप निर्वचन खंड कहते हैं, उसमें तमाम परिभाषाएं दी हुई हैं। एक हम निवेदन करते हैं, परिभाषाओं का मतलब क्या होता है। जो किसी एक्ट में अगर तमाम परिभाषाएं दी गई हैं तो उनका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है कि आगे उस एक्ट में जहां जहां भी वे शब्द आए हैं जो परिभाषा क्लास में या डिफिनेशन क्लास में परिभाषित किए गए हैं, तो उन शब्दों को वही अर्थ लगाया जाएगा जो निर्वचन खंड में दिए हुए हैं। अपने आप उसमें अपना कुछ जोड़ सकते हैं, ना आप उसमें कुछ घटा सकते हैं। इससे निर्वचन खंड को पढ़ने से आपका लाभ ये होगा कि जब आप आगे एक्ट को पढ़ेंगे, कमेंट्री पढ़ेंगे, कहीं उसकी व्याख्या करेंगे आप तो उसमें आपको लाभ ये होगा कि आप उसकी वही व्याख्या करेंगे, वही व्याख्या समझेंगे, उन्हीं अर्थों में समझेंगे जो परिभाषा क्लास में दी हुई है। आप भटकने ना पाए अपने उद्देश्य से, आपकी व्याख्या गलत ना होने पाए, आप कानून का गलत व्याख्या ना करें, इसलिए हर एक्ट में निर्वचन खंड होता है और उसी निर्वचन खंड के अनुसार उन शब्दों को आगे की धाराओं में या यथासंभव जहाँ पर जगह प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर वो पढ़ी जाती है। ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम आपको बता दें एक चीज़ और कि एफिडेविट शब्द जो है वह कहीं भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रकाश में नहीं आया है, उसकी कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। तो अब प्रश्न उठेगा आपके सामने कि एफिडेविट कहाँ भाई डिफाइंड है? तो जनरल क्लास एक्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एफिडेविट परिभाषित है। सीपीसी में जाएंगे वहाँ पे एफिडेविट आपको मिल जाएगा, लेकिन क्रिमिनल लॉ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी एफिडेविट की कोई परिभाषा नहीं दी हुई है और न ही जुडिशियल प्रोसीडिंग की कोई परिभाषा दी हुई है। इसीलिए जब आप आगे पढ़ेंगे साक्ष्य क्या है, ये निर्वचन खंड में आपको मिलेगा। आप जो बताने जा रहे हैं आपको, तो साक्ष्य को जरूर समझिए कि साक्ष्य क्या है और कोर्ट क्या है। अब कोर्ट को देखिए, बताते हैं आपको। कोर्ट की जो परिभाषा आई निर्वचन खंड के 3 में, उसमें लिखा हुआ है कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। जैसा आपने पढ़ा कि आर्बिट्रेटर इसमें कवर्ड नहीं है, ये आपको यहाँ मिल भी गया कि कोर्ट में आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। इसके मतलब सिर्फ स्पष्ट हुआ कि आर्बिट्रेटर में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज़ हम और बता दें आपको कि अब इसमें आप देखेंगे तो जितने भी जजेस एंड मजिस्ट्रेट हैं जो साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं, उन्हें न्यायालय शब्द के अंतर्गत वो परिभाषित हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी जज जिसको साक्ष्य लेने की क्षमता प्राप्त है वह कोर्ट की परिभाषा में आएगा। अब फैक्ट आप देख लें, फैक्ट क्या है हम आपको बताते हैं। फैक्ट क्या है उसको समझिए आप। 2 प्रकार के प्रोसीजर बताए गए। क्रिमिनल प्रोसीजर अलग है, सिविल का प्रोसीजर अलग है। सिविल राइट अलग है, क्रिमिनल के राइट्स अलग हैं। दोनों में बेसिक अंतर है। अंतर क्या है? प्रोसीजर में और बर्डन ऑफ प्रूफ में। अंतर यह है कि हर सिविल लॉ में फैक्ट इन इशू होंगे, हर क्रिमिनल लॉ में भी प्रोसीजर में भी फैक्ट इन इशू होंगे। सिविल प्रोसीजर में जो इशू आए उनका बर्डन अलग है, क्रिमिनल के जो बर्डन इशू आए उनका बर्डन अलग है। सिविल प्रोसीजर में अगर कोई पक्षकार अपनी बातों को रखता है तो वहाँ भी है वादी प्रतिवादी सिविल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में एक अभियोजन है, एक बचाव पक्ष है। क्रिमिनल की प्रोसीडिंग 2 प्रकार से शुरू हो जाती है। सरकार बनाम अदर्स, जो जिसमें एक पार्टी सरकार है, पुलिस केस जिसको आप कहते हैं, और एक वहाँ पे क्या है क्रिमिनल में, एक है परिवाद केस जिसमें दोनों पक्ष प्राइवेट हैं। तो 2 प्रकार के केस हुए क्रिमिनल लॉ में जहाँ से प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है। एक है पुलिस केस सरकार बनाम सच एंड सच, एक है प्राइवेट केस परिवाद जिसे कहते हैं आप। एफआईआर जो होती है वो क्रिमिनल मामलों में शुरू होती है, परिवाद जो है वो प्राइवेट मामलों में शुरू हो जाएगा। अंतर ये आता है कि सिविल में बचाव पक्ष केवल उन्हीं बातों का साक्ष्य देंगे जो उन्होंने अपने अभिकथन में कहा है। अगर WS जिसे कहते हैं प्रतिवाद पत्र हिंदी में, सिविल केस में एक पक्ष अपना प्लेंट दाखिल किया जिसे वाद पत्र कहते हैं। बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाते कि प्लेंट क्या है, वाद पत्र क्या है।
सूट क्या है इसको आप पढ़ेंगे, सिविल का जुरिस्डिक्शन है, मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक क्लियर करा दे रहा हूँ। प्रतिवाद पत्र ही है जिसको आप WS कहते हैं, उसको बयान तहरीरी भी कोर्ट की लैंग्वेज में कहा जाता है। अब आदमी लड़का यहाँ पे आता है न्यायालय में, उसको जब पढ़ता है बयान तहरीरी क्या हो, तो कहता है बयान तहरीरी साहब पता ही नहीं हमको क्या है, तो हम पढ़े नहीं आते बयान तहरीरी क्या है। अंग्रेजी मीडियम वाले भी नहीं समझ पाते चूँकि रिटन स्टेटमेंट पढ़े हैं, हिंदी वाले समझ नहीं पाते चूँकि वाद पत्र प्रतिवाद पत्र पढ़े हैं। तो बयान तहरीरी कोर्ट में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। जब एक वाद दाखिल होता है सिविल प्रोसीडिंग में और उसके बाद प्रतिवाद पत्र आता है, वादी अपनी बात वाद पत्र में, विपक्षी प्रतिवादी अपनी बात प्रतिवाद पत्र में, तो उससे अलग एविडेंस वो नहीं दे सकते। जो फैक्ट इन इशू आए उसी पे एविडेंस उनका चलेगा, अलग से कोई चीज तय नहीं की जाएगी। लेकिन क्रिमिनल लॉ में यहाँ मैटर डिफरेंट है। क्रिमिनल लॉ में हम उन चीज़ों को भी साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं जो हमने बचाव में शुरू में अपने पक्ष में नहीं कही। वो बचाव का अवसर क्रिमिनल लॉ में आपको अंत तक बना रहता है। आप अपनी स्टोरी में डिफेंस में बदलाव भी ला सकते हैं। ये हो सकता है कि आपको बदलाव करने को नुकसान कुछ हो सकता है, वो हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस और मेरिट पे पड़ेगा, ये हो सकता है, सच बात है। लेकिन मात्र इस कारण आपका मुकदमा फेल नहीं हो जाएगा कि चूंकि डिफेंस आपने अल्टरनेट कर लिया। डिफेंस कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। एक जगह आपने कुछ और कहा, अगली जगह उसकी विरोधाभास में चला गया। विरोधाभास एक अलग चीज़ है और परिवर्तन एक अलग चीज़ है। हमारा पहला स्टेटमेंट हो सकता है कि साहब घटना ऐसा घटी, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा हमारा ये आता है कि ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे अल्टरनेट कर रहे हैं, आप अपने डिफेंस से डिविएट तो कर रहे हैं लेकिन कंट्राडिक्टरी नहीं है। जहाँ पे कंट्राडिक्टरी कोई चीज़ आ जाती है वहाँ पे डिफेंस के लिए क्रिमिनल लॉ में भी वो निगेटिव हो जाती है, और सिविल लॉ में तो आप ऐसा कोई एविडेंस दे ही नहीं सकते जो आपने प्रतिवाद पत्र में जिसका उल्लेख न किया हो। ये बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ सिविल प्रोसीडिंग में और क्रिमिनल की प्रोसीडिंग में। अब आप देखेंगे तो फैक्ट इन इशू क्या, आप उस पर आ रहा हूँ मैं। फैक्ट इन इशू ये है कि जब एक वाद दाखिल हुआ, जिसे प्लेंट आप कहते हैं या वाद पत्र कहते हैं, दूसरे पक्ष ने अपने प्रतिवाद पर, दोनों पक्ष अपनी जिस चीज़ को लेकर, तो कोर्ट पूछती है भाई आपका इशू क्या है, इनका इशू क्या है, और उन चीज़ों को बनाकर कोर्ट अपना उसमें इशू फ्रेम करती है। ऐसे ही क्रिमिनल की स्टेज पर, चार्ज की स्टेज पर आपको बताया जाता है आपको क्या कहना, आप केस क्या कहना। आगे मैं आपको विस्तार से अगले चैप्टर के में बताऊंगा, अगले एपिसोड में बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।